So let us start the chapter reflection of light from your syllabus. So I assume that you already know something about light. What is light? What is reflection of light? Some idea I think you have. So let me start. The very first question is, what is light? लाइट क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है. कैसी एनर्जी? कैसा फॉर्म? ऐसी एनर्जी जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है. जैसे रूम में अंधेरा हो तो हम देख नहीं सकते. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमें देखने के लिए एक एनर्जी चाहिए. और कौन सी एनर्जी का फॉर्म चाहिए? हमें लाइट चाहिए. ठीक है. सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. लाइट को हम लोग नहीं देख सकते. एक इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात. हम लोग लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है, या ऐसा बोलेंगे कि लाइट के रास्ते में जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है. लाइट itself is not visible but it makes the things visible. Very important बात. लाइट को नहीं देख सकते, बट लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते. ठीक है. तो जितना हम लोग डेली लाइफ में चीजों को देखते हैं, देखना वो बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है. कुछ एनिमल्स बिना लाइट के भी देख सकते हैं. अब इसका क्या मतलब है? तो लाइट जो है वो एक बहुत बड़ी जो एक एंटिटी होता है हमारे यूनिवर्स में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा पार्ट होता है लाइट. यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हम नहीं देख पाते हैं. हम सिर्फ लाइट की मदद से ही देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मोबाइल पे जो सिग्नल आ रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. बट हमारी आईज सिर्फ लाइट को ही सेंस कर सकते हैं. ठीक है. कुछ एनिमल्स लाइट के अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको उनकी हेल्प से भी देखते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स इंफ्रारेड की हेल्प से देखते हैं, लाइट की हेल्प से भी देखते हैं, इंफ्रारेड की हेल्प से भी देख सकते हैं. ठीक है. तो लेकिन ह्यूमंस के लिए लाइट ही चाहिए देखने के लिए. और इसके बाद जैसे हम लोग मिरर में अपना मुंह देखते हैं, मिरर में मुंह देखना, रेनबो का फॉर्मेशन और डिफरेंट कलर्स जो हमें दिखाई देते हैं, ये सभी लाइट की वजह से ही पॉसिबल है. ठीक है. तो ये लाइट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है. हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. तो पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट किसी बाउंड्री पर जब किसी बाउंड्री पर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है. सपोज कोई दो डिफरेंट मीडियम है और ये उनका बाउंड्री है. ठीक है. ये एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री के एक तरफ कोई एक मीडियम है. सपोज इधर है मीडियम 1 और बाउंड्री के इस तरफ है मीडियम 2. ठीक. और ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है ये दोनों मीडियम की बाउंड्री है. तो जब इस बाउंड्री पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, सपोज ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई. ठीक है. लाइट रे. तो लाइट रे का क्या मतलब होता है ये भी बता देते हैं. ये है एक लाइट रे. ठीक है. तो लाइट के जो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है लाइट से रिलेटेड, उनसे ये पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है. ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, और जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, ये एरो से डिनोट किया जाता है. ये हमने एक एरो बनाया. ये एरो क्या डिनोट करता है? ये एरो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. प्रोपगेशन माने होता है आगे बढ़ना. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ठीक है. तो लाइट
स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। ये कैसे पता चलता है? ये शैडो फॉर्मेशन से पता चलता है। हमने अपनी डेली लाइफ में ऐसा देखा है कि बल्ब से आने वाली लाइट है और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसका शैडो बन जाता है, एक शार्प शैडो। शैडो के जो एजेस हैं वो शार्प होते हैं। तो इससे पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। अगर लाइट मुड़ सकती तो क्या होता? अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं चलती और लाइट अगर मुड़ जाती, मान लो बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, सपोज इधर से एक लाइट रे आ रही थी, ये एक लाइट रे थी और बीच में हमने एक कोई ऑब्स्टेकल रख दिया ऐसे, ठीक है? तो जहां पर जितनी जगह में ऑब्स्टेकल है उतना ही एरिया जो होगा उस एरिया में लाइट नहीं पहुंचेगी और वहां पर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट मुड़ सकती तो क्या होता? लाइट मुड़ सकती अगर, तो ऑब्स्टेकल्स के इधर से ऐसे मुड़ के यहाँ पहुंच जाती और मुड़ के पहुंच जाने से फिर जहाँ शैडो बनना चाहिए वहां भी डार्क नहीं होता, ठीक है? हो सकता है कंप्लीट डार्क हो सकता है कंप्लीट डार्क ना हो। अगर लाइट मुड़ सकती तो ऐसा होता, बट ये हमें मालूम है कि जहाँ शैडो बनता है वहाँ कंप्लीट डार्क हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। वो अदर फैक्टर्स क्या होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी तुम इतना मान लो कि जहाँ शैडो बनेगा वहाँ डार्क हो जाएगा, ठीक है? और लाइट मुड़ नहीं सकती, इसीलिए वहां पर एजेस शैडो के शार्प बन जाते हैं, ठीक? बट लेट मी टेल यू, ये जो बात है ना कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, ये अधूरी बात है, ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात ये है कि आगे जब क्लासेस में पढ़ोगे तुम 12th क्लास में, तो पता चलेगा कि लाइट कुछ केसेस में मुड़ भी जाती है। जब ऑब्स्टेकल का साइज बहुत ही छोटा हो, लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में जब ऑब्जेक्ट का साइज हो, तो लाइट का पाथ कर्व्ड भी हो जाता है, जिसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? बट वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हायर क्लासेस में पढ़ा जाएगा। बस हम अभी तुम्हें इसलिए ये बात बता दे रहे हैं कि जब तुम्हें फ्यूचर में पता चले कि लाइट मुड़ भी सकती है तो तुम सरप्राइज्ड ना हो, क्योंकि तुम्हें अभी बताया गया लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और 12th क्लास में बोला जाएगा कि लाइट मुड़ भी सकती है, तो तुम सोचोगे 10th क्लास में हमको गलत बता दिया गया। तो गलत नहीं बताया है, बस ये कि अभी हम लाइट का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, लाइट मुड़ सकती है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी तुम बस इतना याद रखोगे कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और जिस लाइन पर चलता है उसी लाइन को कहते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है? और रे ऑफ लाइट हम जब भी डायग्राम में बनाते हैं तो उसमें एरो बनाना कंपलसरी है। अगर एरो तुमने नहीं बनाया, ठीक है, तो तुम्हारा डायग्राम गलत माना जाएगा। डायरेक्शन बनाना मस्ट है, बिकॉज डायरेक्शन से ही पता चलता है कि लाइट किस तरफ से आ रही थी और बाद में किस तरफ जा रही है। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रे ऑफ लाइट में एरो जरूर बनाना है, ठीक? तो अब हम वापस अपने रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पर आते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक लाइट रे एक बाउंड्री ऑफ मीडिया पर इंसिडेंट होती है। बाउंड्री ऑफ मीडिया मीन्स दो डिफरेंट मीडियम थे, उनके बीच में जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री पर लाइट रे आ गई, तो इसको हम इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे, क्योंकि ये इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये इसका पाथ है, ठीक है? जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब लाइट रे आती है और उसी मीडियम में वापस चली जाए जिस मीडियम से आई थी, देखो बाउंड्री के, ये है बाउंड्री, बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, बाउंड्री के एक तरफ मीडियम 1 एक तरफ मीडियम 2, अगर लाइट रे उसी मीडियम में वापस चली जाए जिस मीडियम से आई थी, तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? देखो ये इंसिडेंट लाइट रे थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आई और इस डायरेक्शन में लाइट रे चली गई, तो फर्स्ट मीडियम से आई थी और फर्स्ट मीडियम में ही वापस चली गई, इस तरफ लाइट रे नहीं आई, तो इसी फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो लाइट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद मीडियम 1 में वापस आई है, दैट लाइट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गया। और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर
एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये जो बाउंड्री है इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें। ये एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। नॉर्मल का मतलब होता है जैसे कि तुम्हारी कॉपी का सरफेस है, उस पर तुम पेन को रखो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वो जो तुम्हारा पेन रखा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड, उसको बोलेंगे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये है नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ लॉज को फॉलो करता है जिनको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ तो ये है कि नॉर्मल इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑल आर इन सेम प्लेन। सभी सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या है, जैसे तुम अभी मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हो, तो ऐसे इमेजिन करो कि ये इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये तीनों पेन्स हैं। सपोज ये पेन या पेंसिल कुछ हैं, तो इन तीनों को अगर तुम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर रखोगे तो देखना कि तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं, एक ही सरफेस में आते हैं। इट मींस वो सेम प्लेन में है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला क्या है कि नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। सभी सेम प्लेन में। ठीक है, सेम प्लेन का मतलब वो नहीं है कि सभी एक ही हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, सब सेम प्लेन में जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं सब लोग एक साथ बैठ कर ट्रेवल कर रहे हैं। सेम प्लेन मीन्स सेम सरफेस में है। और दूसरा दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो बातों को हमेशा ही याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी टाइप का सरफेस हो, सरफेस प्लेन हो, कर्व्ड हो, ये दो बातें सभी टाइप के सरफेस के लिए सही है कि नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे सेम प्लेन में होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही इक्वल होंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है, टाइपिंग एरर है यहाँ पर। तो किसी भी टाइप का सरफेस हो, कैसा भी उसका नेचर हो, कर्व्ड हो या प्लेन हो, ये दो लॉज हमेशा ही वैलिड होते हैं। ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन आई थिंक तुमने और पहले किसी क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर भी रिवीजन के लिए बता देते हैं कि प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन है उसमें पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का साइज बराबर होता है। मान लो कि हमने एक यहाँ पर प्लेन मिरर लिया, एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। सपोज ये है हमारा प्लेन मिरर, ऐसे ये प्लेन मिरर का एज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्लेन मिरर का एज के एक तरफ ऑब्जेक्ट है, ये है प्लेन मिरर, और इस तरफ हमने मान लो एक ऑब्जेक्ट को रखा,
सपोज ऑब्जेक्ट हमारा इस टाइप का था, ऐसे एक एरो टाइप का ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम था ए बी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का और सेम डिस्टेंस पर बनेगा। जितना डिस्टेंस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का है उतने ही डिस्टेंस पर बैक साइड में इमेज बनेगा। तो सपोज ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है, सपोज डी डिस्टेंस है, तो डी डिस्टेंस पर ही बैक साइड में इमेज बनेगा। तो ये मिरर के बैक साइड में सेम डिस्टेंस पर इधर इमेज बन जाएगा और उसका साइज भी सेम ही होगा। जितना ए बी का साइज था उतना ही उसके इमेज का साइज होगा। ए डैश बी डैश, मान लो ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो साइज और ये जो डिस्टेंस है डी डैश, ये डिस्टेंस डी डैश और डी, तो क्या होगा प्लेन मिरर में डी डैश विल बी इक्वल टू डी एंड ए डैश बी डैश, यानी साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्लेन मिरर में होगा, ठीक है। तो इमेज का साइज भी उतना ही है, डिस्टेंस भी उतना ही है, तो क्या कोई चेंज नहीं होगा? प्लेन मिरर में जब इमेज बन रहा है तो क्या वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जैसा ही होगा? तो देखने में तो ऐसा ही लगता है, बट एक डिफरेंस तुमने नोटिस किया होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है वो मिरर में राइट हैंड जैसा दिखता है और जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड के जैसा दिखता है। देखा है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, इसको इन्वर्जन बोला जाता है। लैटरली इन्वर्ट हो जाता है इमेज, लेफ्ट हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट, ठीक है। ये प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की प्रॉपर्टी है, ठीक। अब हमें पढ़ना है कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स में भी जो इजीएस्ट केस होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर का केस। स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर देखा है कि नहीं सभी ने? अगर लैब में तो देखा होगा, स्कूल के लैब में, और अगर स्कूल के लैब में नहीं भी देखा है तो घर में भी देख सकते हैं। घर में कहाँ पे देख सकते हैं? बहुत ही आसान है। घर में चम्मच होगा सभी के घर में, स्टील वाला चम्मच, प्लास्टिक वाले में नहीं दिखेगा। स्टील वाला चम्मच हो और साफ किया हुआ हो तो उसमें तुम्हें दिखाई देगा कि जो प्लेन मिरर में इमेज देखते थे उससे डिफरेंट दिखाई देता है। क्या डिफरेंस दिखाई देता है? उसमें दिखाई देता है कि इमेज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर उसमें अपना मुंह देखेंगे तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, कहीं मुंह मोटा हो जाएगा, कहीं छोटा हो जाएगा, कहीं आंखें बड़ी हो जाएंगी, डिस्टॉर्टेड इमेज दिखता है। और कभी कभी मुंह का कुछ पार्ट बड़ा दिखाई देगा, कुछ छोटा दिखाई देगा, ठीक है। चम्मच के एक साइड से देखोगे फ्रंट साइड से तो अलग दिखेगा और बैक साइड से देखोगे तो कुछ और दिखेगा। तो ये सब इसलिए होता है कि स्फेरिकल मिरर में या कर्व्ड मिरर में इमेज जो बनता है वो सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर बने, ये जरूरी नहीं होता है। कुछ केसेस में बन भी सकता है लेकिन ज्यादातर केसेस में इमेज का साइज या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ऐसे मिरर्स को बोलते हैं कर्व्ड मिरर्स। और कर्व्ड मिरर्स में भी जो सबसे इजी केस है वो है स्फेरिकल मिरर का केस। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है जरा देखते हैं। सपोज हमने एक स्फेयर ले लिया, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर होना चाहिए सॉलिड नहीं। मान लो ये हमने एक हॉलो स्फेयर ले लिया, ठीक है। और इस स्फेयर का एक सेक्शन हम अगर कट कर लें, सपोज हमने ये इसका एक सेक्शन कट कर लिया, इस मिरर का एक सेक्शन काट लिया ऐसे, ठीक है। एक सेक्शन हमने काट लिया, इसमें से राइट साइड वाले सेक्शन को सपोज हमने ले लिया, ये वाला सेक्शन हमने निकाल लिया। ये सेक्शन जब निकाल लिया तो क्या होगा, इस सेक्शन को फिर हम बाकी पार्ट को हम हटा देते हैं, इस सेक्शन को खाली रखते हैं। फिर से बनाना पड़ेगा। ये एक पार्ट इस मिरर का हम रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला मान लो राइट साइड वाला, ये हमारा वो सेक्शन बच गया मिरर का, ठीक है। तो इस सेक्शन ऑफ मिरर में एक साइड को अगर हम पॉलिश कर दें, मतलब रिफ्लेक्टिंग बना दें, एकदम चमकीला बना दें घिस घिस के, ठीक है,
तो सपोज हमने इधर वाले साइड को पॉलिश कर दिया, इधर ये सेक्शन के लेफ्ट साइड को, इस साइड को इधर हमने पॉलिश कर दिया, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और इधर है अनपॉलिश्ड, ये वाला अनपॉलिश्ड है, इसको हम थोड़ा रफ बना देते हैं, ये रफ सरफेस बना दिया। तो ये जिधर हमने ऐसे लाइंस बनाई है वो अनपॉलिश्ड है, यानी रफ सरफेस है, रफ। और इस तरफ पॉलिश्ड है, तो पॉलिश्ड सरफेस अगर ऐसा है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में रिसेस्ड। अगर रिसेस्ड है तो इसको बोलेंगे, ये जो मिरर बनेगा हमारा ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर, जिसमें पॉलिश्ड सरफेस अंदर को धंसा हुआ है, ठीक। और अगर हमने सेक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर लिया और उसके अदर साइड में, इधर हमने क्या किया, इधर उठे हुए साइड में अनपॉलिश रखा, रफ रखा, और अंदर जो धंसा हुआ था उसको पॉलिश कर दिया। और अगर हमने ले लिया ऐसा कि जो उठा हुआ साइड था, उस उठे हुए साइड को पॉलिश कर देते हैं। मान लो कि ये हमारा सेक्शन था और इस साइड को रफ बना दिया, इस वाले साइड को रफ बना दिया, ठीक है, इस वाले साइड को हमने रफ बना दिया। तो ये रफ साइड है, यानी कि अनपॉलिश्ड है, रफ और अनपॉलिश्ड। और ये वाला साइड हमारा पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है। तो ये जो मिरर बनेगा उसको कहा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कब बनेगा, जब पॉलिश्ड साइड उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, ठीक है, बल्ज्ड आउट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बल्ज्ड आउट, BULGED, बल्ज्ड आउट। अगर बल्ज्ड आउट सरफेस को पॉलिश किया तो कॉन्वेक्स मिरर, और रिसेस्ड सरफेस को अगर पॉलिश किया तो कॉनकेव मिरर। दो टाइप के मिरर, स्फेरिकल मिरर बन जाएंगे, ठीक। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से साइड को पॉलिश किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर के से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को समझना है। वो टर्मिनोलॉजी को कैसे समझेंगे, देखो। तो पहले हम एक स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं। ये हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, हमने अभी अभी पढ़ लिया है। कौन कौन से, एक तो होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दो टाइप के हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ लिए। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी हो, दोनों के लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो सेम है, ठीक। तो क्या टर्मिनोलॉजी है वो बताते हैं। सपोज ये हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, सपोज दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर ये हमने साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू है इसका। तो इसका मतलब है कि कौन सा वाला साइड रफ होगा, ये जो बल्ज्ड आउट साइड है ये रफ होगा। पॉलिश्ड साइड किधर होगा, जो अंदर की ओर घुसा हुआ है वो पॉलिश्ड साइड होगा। तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इस साइड में है रफ साइड, ये जो हमने ऐसे लाइंस बना दी है ये मतलब रफ इस तरफ। तो अब देखो, अगर किसी मिरर को सामने से देखा जाए, फ्रंट साइड से, जैसे लैब में तुमने अगर देखा होगा मिरर को फ्रंट साइड से, तो वो कैसा दिखता है, वो ऐसे एक डिस्क जैसा दिखाई देता है। लैब में अगर तुमने देखा होगा, ये स्फेयर नहीं है, ये डायग्राम में भले ही तुम्हें स्फेयर दिख रहा हो, बट ये डिस्क है। जैसे तुमने लैब में देखे होंगे मिरर दिए जाते हैं लैब में, वो ऐसे होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स स्पेशली। तो अगर जो डिस्क दिखाई दे रही है, डिस्क का जो सेंटर होता है, डिस्क का सेंटर ये वाला, ठीक है, ये डिस्क का सेंटर है। कौन सी डिस्क, जब हम मिरर को फ्रंट साइड से देखेंगे, अपना मुंह जब देखेंगे तो सामने से एक डिस्क दिखाई देगा, तो ये जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, ठीक। और ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो डायमीटर होगा, ये डिस्क का डायमीटर है, मान लो ये हमने बनाया ऐसे डिस्क का डायमीटर, तो इसको कहा जाता है अपर्चर ऑफ द मिरर। दिस इज कॉल्ड
एपर्चर, इसको बोलेंगे एपर्चर, APERTURE, ये एपर्चर ऑफ द मिरर हो गया। ठीक, तो पोल और एपर्चर। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज बता दें, एपर्चर बड़ा या छोटा होने से क्या फर्क पड़ता है। अगर एपर्चर बड़ा होगा तो जो मिरर के सामने लाइट होगी वो ज्यादा लाइट को गैदर करेगा। जैसे तुम ऐसे समझो, जब तुम बड़ा सा मुंह खोलते हो तो ज्यादा खाना खाते हो, छोटा मुंह खोलते हो तो कम खाना खाते हो। तो वैसे ही समझो मिरर का जो एपर्चर है वो मिरर का मुंह है। ज्यादा बड़ा मुंह खोलेगा तो ज्यादा लाइट गैदर करेगा, छोटा एपर्चर होगा तो कम लाइट गैदर करेगा। और इससे फर्क क्या पड़ता है इमेज पर, अगर ज्यादा लाइट गैदर करता है तो इमेज की ब्राइटनेस ज्यादा होती है, और अगर एपर्चर छोटा होता है तो कम लाइट गैदर करेगा और इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, इमेज के साइज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एपर्चर छोटा है तो इमेज छोटा बन जाएगा, बड़ा एपर्चर तो बड़ा इमेज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ लाइट गैदर करने की एबिलिटी कम या ज्यादा हो जाएगी। बड़ा एपर्चर तो ब्राइट इमेज, छोटा एपर्चर तो क्या होगा, ब्लर्ड इमेज होगा, इमेज में ब्राइटनेस कम हो जाएगी, डल बनेगा इमेज। ठीक है, ब्लर का मतलब कुछ और होता है, वो अभी नहीं बताएंगे। ऐसा बोलेंगे कि ब्राइटनेस कम हो जाएगी, डल इमेज बनेगा। ठीक है, तो एपर्चर और पोल हुआ। अब देखो, अब फिर से हमने अपने इस मिरर को साइड से देखा। साइड व्यू जब देखेंगे तो पोल कहाँ पर दिखाई देगा, तो पोल हमारा यहाँ पर था। ऐसे सामने से देखा तो बीच में दिखाई देगा, बट साइड से अगर डिस्क को देखोगे तो पोल यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और एपर्चर ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर इस जगह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एपर्चर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब अगर एक हम नॉर्मल लाइन बनाए, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए जो पोल से पास होती हो, ये पोल से पास होती है और मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर है और पोल से पास हो रहा है, तो इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो इस मिरर पर, तो क्या होगा, ये लाइट रे आई ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो जरा डायग्राम में ध्यान से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ गई, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर हो गया, जैसे उसमें था प्लेन मिरर में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आने के बाद में क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आने के बाद में रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ था सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये था कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर कैसे बनाएंगे हम, आई और आर एंगल कौन सा होता है, जो नॉर्मल टू द सरफेस के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल तो अभी हमने बनाया ही नहीं, जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल कैसे बनाया जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ऐसे बनेगा कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि स्फेरिकल सरफेस पर अगर हम सेंटर से स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दें, यानी जो रेडियस वाली लाइन होती है, सेंटर से स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी कि रेडियल लाइन, रेडियल लाइन उस पॉइंट पर हमेशा ही नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, सर्कल है, होलो स्फीयर बताने के लिए हमने सर्कल बनाया है। तो अगर सेंटर से हम एक लाइन ज्वाइन करें, सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ कोई भी लाइन अगर हम बनाएंगे, मान लो ये लाइन हमने बनाई, रेडियल लाइन इसको बोलेंगे, तो ये रेडियल लाइन सरफेस के इस पॉइंट पर नॉर्मल होगी। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये जो स्फेयर था, जिस स्फेयर को काट कर हमने कॉनकेव मिरर बनाया था,
ठीक है, देखो कहाँ हमारा स्फीयर था, यहाँ फिर से बना लेते हैं। मान लो ये हमारा स्फीयर था, इसका एक सेक्शन हमने काट कर हमने बनाया था स्फेरिकल मिरर। ये हमने ऐसे एक सेक्शन इसमें से काटा था। तो इस स्फीयर का, जिसको काट कर हमने मिरर बनाया, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा ये, ठीक है, जब मिरर बन जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ होलो स्फीयर था यही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम ज्वाइन कर दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वहां पर नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहा, इस पर हमें नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल कैसे बनाओगे, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर का अंदाजा लगा लो कहाँ पर होगा। ये हमारा मिरर था, हमने अगर इसको ऐसे इमेजिन किया कि ये पूरा स्फीयर है, काटा हुआ स्फीयर नहीं है बल्कि पूरा स्फीयर है, तो तुम अंदाजा लगाओ तो पता चलेगा कि सेंटर यहाँ कहीं पर आ रहा है। ठीक है, सी। तो इसी सी को बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर से हम ज्वाइन कर दें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, तो हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल मिल जाएगा। देखो ये हमने, ये येलो लाइन से यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो अब क्लियरली हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाई देने लगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नॉर्मल के अदर साइड में होगा। एक साइड में यह इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे। तो नॉर्मल के एक साइड में इंसिडेंट लाइट रे है, तो ऑब्वियसली अदर साइड में रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी हम बना लेते हैं। और क्या ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहना चाहिए। तो ये हमने रिफ्लेक्टेड लाइट रे बना ली विद सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मान लो ऐसे चली गई हमारी लाइट रे। ठीक है, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इस तरह से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर। ठीक, तो इस डायग्राम में सी क्या चीज है, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P क्या है, P है पोल, और F क्या है, F है फोकस। ठीक, ऑफ द मिरर यहाँ पे समझ जाना, अंडरस्टूड है, ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हो गई। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो इतना तुम लोग आज इसको याद करो, रिवाइज करो। और हाँ, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको जब हम लाइट को रे के जैसा ट्रीट करते हैं। तो जब भी हम लाइट का रे ऑप्टिक्स नेचर स्टडी करेंगे तो हमेशा ही डायग्राम को पेंसिल और स्केल से बनाना है। ये बात हमेशा याद रखना। जब तुम लोग ये प्रैक्टिस करोगे आज जो पढ़ाया गया है, तो पेंसिल और स्केल से ही डायग्राम बनाना है, पेन से नहीं बनाना है कभी भी। एग्जाम में भी पेंसिल और स्केल से ही बनाना होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम लाइट रे बनाएंगे तो उसमें एरो जरूर बनाएंगे, बिकॉज एरो से ही हमें पता चलता है कि किधर से लाइट आ रही थी और किधर से जा रही थी। मान लो तुमने ऐसे ही लाइन बना दी एक, तो पता ही नहीं चलेगा कि लाइट किधर से आ रही है और किधर जा रही है। मान लो कि किसी ने ऐसे एक लाइन बना दी, ऐसे लाइन बना दी एक, अब लाइट किधर जा रही किधर आ रही पता ही नहीं है। अगर तुमने इस तरफ एरो बनाया तो पता चलेगा कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, और अगर इस तरफ एरो बनाते, मान लो ऐसे लाइट रे बनाया, इस तरफ एरो बनाया, तो पता चल रहा है कि राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो किधर से लाइट आ रही है किधर से जा रही है ये बताना इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर तुमने एरो बनाया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि लाइट रे किधर आ रही किधर जा रही, इंसिडेंट लाइट कौन सी है रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी, ये कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, इसलिए लाइट रे में एरो बनाना कंपलसरी है। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का भी ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे और उसमें भी देखेंगे कि फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।